नमस्कार बच्चों, मैं कुमार अमित दृष्टि आईएएस से। आज एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को समझाऊंगा जो कि महत्वपूर्ण भी है और टॉपिक है राजकोषीय सक्रियतावाद। इसको फिस्कल एक्टिविज्म भी कहते हैं। फिस्कल एक्टिविज्म। इसी से एक संबंधित टॉपिक है पंप प्राइमिंग। यह टॉपिक भी साथ में ही आप लोगों को समझा दूंगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि राजकोषीय नीतियां सरकार की प्राप्तियों और सरकार के व्यय से संबंधित होती हैं, लेकिन राजकोषीय सक्रियतावाद किसे कहते हैं? जब सरकार अपने राजकोषीय नीतियों को लेकर अत्यधिक सक्रिय हो तो इसे राजकोषीय सक्रियतावाद कहते हैं। अन्य साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप यदि सरकार तत्काल अपने राजकोषीय नीतियों में भी परिवर्तन लाए, नीतियां कुछ इस तरह से बनाए जो कि उन बदलती आर्थिक परिस्थितियों का सामना कर सके और वांछनीय परिणाम दे सकें, तो इसे राजकोषीय सक्रियतावाद कहते हैं। आमतौर पर इन नीतियों का प्रयोग सरकार तब करती है जब आर्थिक मंदी का दौर होता है। अब यह मंदी किसी भी कारण से हो सकती है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर पैंडेमिक के कारण भी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तो राजकोषीय सक्रियतावाद का प्रयोग किया जा सकता है एक नीति के रूप में। या फिर 2008 में जैसे अमेरिकी मंदी आई थी तो उस मंदी का प्रभाव विश्व के अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ना तय था। तो ऐसी स्थिति में भी देश की अर्थव्यवस्था पर किसी अन्य देश के मंदी का प्रभाव न पड़े, सरकार राजकोषीय नीतियों को लेकर कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि यदि अर्थव्यवस्था में मांग नीचे आती है तो इससे उत्पादन भी प्रभावित होगा और उत्पादन के प्रभावित होने के कारण सकल घरेलू उत्पाद नीचे आएगा। अगर जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद लगातार 2 या 2 से ज्यादा तिमाहियों तक नीचे आए तो इसे हम रिसेशन कहते हैं। तो ये मंदी का एक दौर है जो कि किसी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे में सरकार अपने राजकोषीय नीतियों का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था को समर्थन प्रदान करती है और इस पूरी प्रक्रिया को हम राजकोषीय सक्रियतावाद कह सकते हैं। तो जैसे सरकार प्रत्यक्ष करों में कटौती करती है, आयकर को कम करेगी ताकि उपभोक्ता के हाथ में अधिशेष धनराशि बच सके। उस धनराशि का प्रयोग उपभोक्ता उपभोग के उद्देश्य से करेगा, इससे अर्थव्यवस्था में मांग उत्पन्न होगी। इसके साथ साथ सरकार अप्रत्यक्ष करों में कटौती कर सकती है, जैसे कि जीएसटी। तो यदि जीएसटी में कटौती होती है तो वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य नीचे आता है, इससे उपभोग और ज्यादा आकर्षक हो जाता है। यह भी उपभोग को बढ़ावा देता है। तो जब उपभोग बढ़ेगा तो पीछे से उत्पादन भी बढ़ेगा और इससे आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित होगी। यह उद्देश्य है राजकोषीय सक्रियतावाद का। सरकार इसी प्रक्रिया में अपने सार्वजनिक व्यय को भी बढ़ाती है। सार्वजनिक व्यय का अर्थ होता है जो खर्चे सरकार कर रही है। तो कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से या फिर विकास के कार्यों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में सरकार अतिरिक्त धनराशि प्रवाहित करने का प्रयास करती है, या यूं कह सकते हैं कि वो अर्थव्यवस्था में अधिशेष धनराशि पंप करती है। मुद्रा का ये प्रवाह जो है ये भी मांग को जन्म देता है और इससे भी आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित होती है। सरकार जब इन नीतियों का प्रयोग करती है तो अर्थव्यवस्था फिर से ऊपर की ओर आने लगती है, आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का फिस्कल स्टिमुलस है, मतलब अर्थव्यवस्था को सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला समर्थन है।
जब सरकार अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धनराशि प्रवाहित करती है ताकि मांग बढ़े, तो इस प्रक्रिया को हम पंप प्राइमिंग भी कहते हैं। आप लोगों ने अपने निजी जीवन में पंप यूज किया होगा जिससे हम पानी खींचने का काम करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम पंप ऑन करते हैं लेकिन पंप पानी खींच नहीं पाता है। तो ऐसे में हम मग से या जग से उस पंप में पानी डालते हैं, वो पानी नीचे जाता है और पानी खींच के ऊपर लाता है। तो वास्तव में पंप प्राइमिंग यही है। इसी चीज का प्रयोग सरकार अर्थव्यवस्था को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से करती है। सरकार अर्थव्यवस्था में पैसा प्रवाहित करती है, पंप करती है, लोगों के हाथ में पैसा जाता है, लोग मांग को बढ़ावा देते हैं, उनका उपभोग बढ़ता है, तो वो खर्च करते हैं और लोगों के बढ़ते उपभोग के कारण निजी निवेशक भी नया निवेश करते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में और पैसा प्रवाहित होता है और इससे मांग उत्पन्न होती है। तो सरकार की ये जो नीतियां हैं जिनके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था को समर्थन प्रदान करती है और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करती है, ये राजकोषीय सक्रियतावाद है। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। जैसे जब सरकार करों में कटौती करती है, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हों या फिर अप्रत्यक्ष कर हों, और सरकार अपने व्यय को बढ़ाती है, तो इससे सरकार के राजकोषीय स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। राजकोषीय घाटे बढ़ते हैं, सरकार के ऊपर ऋण का भार बढ़ता है। तो कह सकते हैं कि सरकार के आर्थिक परिस्थितियों पर या फिर आर्थिक स्वास्थ्य पर राजकोषीय सक्रियतावाद का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जब सरकार उपभोग को बढ़ावा देगी तो उस बढ़े हुए उपभोग के कारण मुद्रास्फीति भी निरंतर बढ़ती जाएगी। यह भी एक नकारात्मक प्रभाव है। लेकिन जो तत्काल उद्देश्य होता है वो यही होता है कि राजकोषीय नीतियों का प्रयोग कर अर्थव्यवस्था में समृद्धि सुनिश्चित की जाए। जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनको दूर करने के लिए अन्य प्रयास भी किए जा सकते हैं। एक नकारात्मक प्रभाव यह भी होता है कि जब सरकार आय में कटौती करती है करों को कम करके और व्यय को बढ़ाती है, तो वो ऋण बैंकिंग व्यवस्था से लेती है। जब बैंकिंग व्यवस्था से सरकार ज्यादा से ज्यादा ऋण लेने लगती है तो इससे अर्थव्यवस्था में ऋण पर ब्याज दर जो है उनमें बढ़ोतरी होने लगती है। तो निजी निवेशकों के लिए भी बैंकिंग क्षेत्र से ऋण प्राप्त करना कठिन हो जाता है। एक तो मुद्रा की कमी, क्योंकि सरकार ज्यादा से ज्यादा ऋण लिए बैठी है। दूसरी बात, सरकार द्वारा लिए गए ऋण के कारण ब्याज दरों में बढ़ोतरी, तो इससे निजी निवेश पर भी प्रभाव पड़ता है। इसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं और निजी निवेशक जो हैं वो अर्थव्यवस्था से बाहर होने लगते हैं। तो ये कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं। लेकिन जब भी हम अर्थव्यवस्था में ऐसी नीतियों का प्रयोग करते हैं तो हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं कि नीतियों के प्रयोग से लाभ ज्यादा है या इससे होने वाली क्षति ज्यादा है, और इसी अनुरूप हम नीतियों को अपनाते हैं। तो ये राजकोषीय सक्रियतावाद है। उम्मीद है आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।